मैं निर्मल सिंह आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। मित्रों, हमने पिछली वीडियो में आपसे वादा किया था कि महाधिवक्ता और महान्यायवादी पर एक वीडियो बनाया जाएगा। यद्यपि कि दोस्तों ये वीडियो छोटा होगा, लेकिन इस छोटे वीडियो में मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वो सारे के सारे वहाँ बता दिए जाए। जो भी कंसेप्ट है आप समझ लें, ताकि एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो गलती ना हो। आइए मित्रों, हम तुलनात्मक रूप से समझेंगे कि महान्यायवादी और महाधिवक्ता क्या होते हैं और यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए, महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल भी बोला जाता है और महाधिवक्ता को एडवोकेट जनरल। अब यहाँ ये देखना है कि संविधान के भाग किन किन भागों में इसका उल्लेख है, महान्यायवादी का किस में है और महाधिवक्ता का किस में है। तो संविधान के भाग 5 में महान्यायवादी का उल्लेख है। संविधान का भाग 5 कहता है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। अब अनुच्छेद 76 किस अनुच्छेद में? तो 76 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी पद का उल्लेख किया गया। अब इनकी कहाँ नियुक्ति होती है? ये केंद्र सरकार में। केंद्र सरकार में एक महान्यायवादी को भारत सरकार राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति मित्रों प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। योग्यता क्या होती है? आइए, तो ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त किया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय का जज होने की योग्यता रखता हो, मैंने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता। अब जज बनने की योग्यता क्या है, ये न्यायिक व्यवस्था पढ़ाया जाएगा जब कार्यपालिका विधायिका भी चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे, बस हमको अभी यही जानना है। अब कार्यकाल क्या होता है? तो कार्यकाल इसका होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। मतलब राष्ट्रपति जब चाहे महान्यायवादी को उनके पद से हटा सकता है। अब त्यागपत्र किसको देगा? तो राष्ट्रपति। त्यागपत्र किसको देगा? तो राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को। मतलब नियुक्ति भी प्रेसिडेंट करता है और त्यागपत्र भी वो उनसे लेता है। ठीक है मित्रों, अब इसी की तुलना हम करेंगे महाधिवक्ता से कि क्या महाधिवक्ता में और इसमें डिफरेंस है। यह दोनों मैं इसलिए लिया, एक साथ पढ़ा रहा हूं ताकि कंपेरिजन करने में और आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे विस्तार से हम चर्चा करेंगे इनके कार्य पर, ये कार्य क्या होते हैं, ये कौन कौन से कार्य संपन्न करते हैं। तो आइए पहले महाधिवक्ता का देख लें। तो जैसा कि हमने बताया कि महाधिवक्ता को एडवोकेट जनरल बोला जाता है। अब संविधान के भाग 6 में इसका उल्लेख है। याद रखिएगा मित्रों, भाग 5 ये है, भाग 6 में यहां उल्लेख है। यहां अनुच्छेद महान्यायवादी का 76 है और यहां अनुच्छेद 165। जैसा कि हमने बताया कि महान्यायवादी सदैव यानी कि केंद्र सरकार में नियुक्त होता है और एडवोकेट जनरल कहाँ?
तो राज्य सरकार मतलब प्रत्येक राज्य सरकार के पास एक एडवोकेट जनरल होता है। अब जैसा कि हमने देखा, महान्यायवादी नियुक्ति महान्यायवादी की कौन करता है? तो प्रेसिडेंट नियुक्ति। और यहां करेगा राज्यपाल। मित्रों, यहां करेगा राज्यपाल। अब हमने देखा योग्यता, तो योग्यता में हमने बताया कि महान्यायवादी में उसी व्यक्ति को महान्यायवादी के पद पर नियुक्त किया जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट के जज होने की योग्यता रखता है। और यहाँ योग्यता क्या होगी? हाई कोर्ट के जज बनने की। जो व्यक्ति हाई कोर्ट बनने की योग्यता रखता हो उसको एडवोकेट जनरल के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। अब आगे चर्चा करते हैं कार्यकाल। हमने देखा कि कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, तो यहाँ राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। और त्याग पत्र किसको देगा? तो मित्रों, जैसे त्याग पत्र प्रेसिडेंट को देगा, ठीक उसी तरह से यह अपना त्याग पत्र राज्यपाल को देगा। तो कंपेरिजन में आप समझ गए होंगे कि चीजें लगभग सेम है और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक जगह दोनों को कंपेरिजन करके समझा देने से सुविधा ये होती है कि आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होती है और समझने में। अब यहां अगर समझ लिए तो एग्जाम में क्वेश्चन को बेहतर ढंग से करेंगे। अब यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे हम चर्चा कर लेते हैं कि ये दोनों काम क्या करते हैं, क्या काम में भी कंपेरिजन है? तो आइए देखते हैं। तो पहला काम ये करते हैं कि ये महान्यायवादी भारत सरकार का विधि सलाहकार है। क्या है? विधि सलाहकार। विधि सलाहकार है, अर्थात यदि भारत सरकार को किसी मुद्दे पर सलाह लेना होगा, कानूनी मुद्दे पर, तो यह विधि सलाह देता है। या ऐसे समझ लें कि यदि भारत सरकार पर कोई संस्था केस करती है, जैसे सीएए पर तमाम जनसेवी संगठनों ने सरकार के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की। अब उस अपील जब होता है, उसकी सुनवाई होती है कोर्ट में, तो ये महान्यायवादी भारत सरकार का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखता है। यह है, इसलिए इसको भारत सरकार का विधि सलाहकार है, सबसे बड़ा विधि सलाहकार। विधि सलाहकार है लेकिन सबसे बड़ा। सबसे बड़ा जो भी इसे विधि से संबंधित मुद्दे पर सलाह मांगी जाएगी भारत सरकार द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा, भारत सरकार कहते हैं तो राष्ट्रपति कहते हैं और मंत्रिमंडल भी कहते हैं तो राष्ट्रपति समझ लीजिए, तो सलाह देगा। अब यही काम महाधिवक्ता राज्य में करता है। राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधिक सलाहकार होता है। राज्य सरकार को जब भी जरूरत होगी उन मुद्दों पर वो उनको सलाह देगा। या राज्य सरकार पर हाई कोर्ट में कोई रीट डाली जाती है, कोई याचिका दाखिल की जाती है, तो उस याचिका दाखिल करते समय कोर्ट में केस की सुनवाई होती है, तो एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता की तरह ही राज्य सरकार का कोर्ट में पक्ष रखता है। ये दोनों सेम है। अब आ जाइए, दूसरा क्या करता है? यह संसद की कार्यवाही में तो भाग लेगा। यह संसद के कार्यवाही में भाग लेगा, लेकिन मतदान नहीं करेगा। ये आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर कि भारत सरकार का सबसे बड़ा विधिक सलाहकार कौन है और राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधिक सलाहकार कौन है। फिर कौन ऐसा अधिकारी है जो संसद की कार्यवाही में भाग तो लेता है लेकिन मतदान नहीं करता। मतदान करने को इसको अधिकार प्राप्त नहीं है।
अब यही कार्य महाधिवक्ता राज्य में करता है। राज्य मतलब राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में भाग तो लेगा, लेकिन मतदान नहीं करेगा। मित्रों, ये है, आपसे एक बार फिर दोहरा दीजिए कि महान्यायवादी का पद भारतीय संविधान के भाग 5 में है और महाधिवक्ता का भाग 6 में है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 महान्यायवादी की बात करता है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा, और अनुच्छेद 165 कहता है कि भारत के हर राज्य में एक महाधिवक्ता का पद होगा। अब ये राज्य सरकार में नियुक्त होते हैं और ये भारत सरकार में नियुक्त होते हैं। आगे नियुक्ति इसकी राष्ट्रपति करता है और उसका राज्यपाल करता है। कौन व्यक्ति नियुक्त किए जाएंगे? तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की जो व्यक्ति योग्यता रखता है वो महान्यायवादी के पद पर नियुक्त किया जाएगा, और वहां महाधिवक्ता जो हाई कोर्ट में जज बनने की योग्यता रखता है। अब यहाँ उसका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है और वहां राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। यहाँ राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है और वहां राज्यपाल नियुक्ति करता है, और पदत्याग यहाँ ये राष्ट्रपति को देते हैं और राज्यपाल को देते हैं। ठीक इसी तरह से मित्रों, ये राज्य भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि सलाहकार है और वह राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधिक सलाहकार है। यह संसद की कार्यवाही में भाग तो लेता है लेकिन मतदान नहीं करता है। ठीक उसी तरह से महाधिवक्ता विधानमंडल की कार्यवाही में भाग तो लेता है लेकिन मतदान नहीं करता है। अक्सर ये क्वेश्चंस और ये दोनों क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ये तो ध्यान से समझने की आवश्यकता है और याद करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले ये देखना है कि महान्यायवादी की नियुक्ति हमेशा भारत सरकार में होती है, केंद्र सरकार में होती है। कहाँ होती है? तो यहाँ भारत सरकार करती है, भारत सरकार। और संविधान के किस भाग में इसका उल्लेख है? तो भाग 5 में। भाग 5 में इसका उल्लेख। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि किस भाग में, तो इस पे ध्यान दीजिए कि ये भाग 5 में इसका उल्लेख किया गया है। और भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसका उल्लेख करता है? तो अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 कहता है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। अब इस महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो हमने देखा कि चूंकि राष्ट्रपति भारत के कार्यपालिका का प्रधान है और देश के सारे महत्वपूर्ण पदों पर वो नियुक्ति करता है, तो ऐसे में महान्यायवादी की नियुक्ति भी भारत के प्रेसिडेंट द्वारा की जाएगी। प्रेसिडेंट महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा। अब इसकी योग्यता क्या होगी? कैसे लोगों को, क्या किसी लोगों को चुन लिया जाएगा इस पद पर? क्या किसी भी व्यक्ति को चुन लिया जाएगा? तो नहीं दोस्तों, यहाँ उसी व्यक्ति को चुना जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता रखता हो। अब यहाँ स्वाभाविक प्रश्न है कि जज बनने की योग्यता क्या है? तो हम आगे जब न्यायिक व्यवस्था पे चर्चा करेंगे तो विस्तार से चर्चा करेंगे कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के जज बनने की क्या योग्यता रखी गई है संविधान में। यहाँ केवल इतना ही जानना है मित्रों। आगे बढ़ते हैं कि इसका कार्यकाल क्या होता है। तो कार्यकाल होगा राष्ट्रपति की प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत। मतलब राष्ट्रपति कभी भी इसको पद से हटा सकता है। हटाने की प्रक्रिया क्या होगी इसका उल्लेख नहीं है कि कैसे हटाया जाएगा। आमतौर पर मान लिया गया है कि दोनों सदनों द्वारा बहुमत से पारित किया जाएगा प्रस्ताव, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा। आइए, अब त्याग पत्र किसको देगा? तो मित्रों एक स्वाभाविक सी बात है कि जो नियुक्त करेगा वही त्याग पत्र भी लेगा। तो यही है महान्यायवादी। अब इसकी तुलना करते हैं महाधिवक्ता से। तो जैसा कि हम जानते हैं
कि भारत सरकार में जैसे महान्यायवादी का पद होता है, ठीक उसी तरह से प्रत्येक राज्य में एक महाधिवक्ता का पद होता है। तो इसकी कहां नियुक्ति होती है? प्रत्येक राज्य में। प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता होते हैं। अब यही से किस भाग में उल्लेख है संविधान का इसका? तो भाग 6। देखिए मित्रों, वहां 5 है, यहां 6 है। और किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 165 में इसका उल्लेख किया गया है कि महाधिवक्ता होगा। आगे नियुक्ति कौन करता है? तो जैसा कि मित्रों हम जानते हैं कि अगर राज्य पे कार्यपालिका प्रधान राज्यपाल है तो संघ की कार्यपालिका प्रधान आपने पढ़ा है कि राष्ट्रपति होता है। तो ठीक जैसे जो काम राष्ट्रपति देश में करेगा वही काम राज्यपाल राज्यों में करता है। तो यहां राज्यपाल नियुक्त करेगा। एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल करेगा। अब हमने देखा योग्यता क्या होगी भाई, तो वहां हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे और यहां राज्य में हाई कोर्ट के जज। जो व्यक्ति हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता है वही व्यक्ति महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त किया जाता है। किसी व्यक्ति को नहीं नियुक्त किया जाएगा, जो हाई कोर्ट में जज बनने की योग्यता रखता है उसी को। अब कार्यकाल जैसा कि हमने बताया कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो वहां राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे रहेगा। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। जैसे यहां त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा तो वहां त्याग पत्र राज्यपाल को दे देगा। यह है मित्रों एक छोटा सा कंपैरिजन हमने दोनों पदों की कर दी। अब आप बेहतर ढंग से समझ गए होंगे कि दोनों में कंपैरिजन क्या है। आगे हम चर्चा करेंगे कि ये दोनों काम क्या करते हैं, आखिर इनको क्यों नियुक्त किया गया है, इनका कार्य क्या है। तो मित्रों कार्य पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। आइए चलिए कार्य। सबसे पहला ये कार्य इनका ये है कि भारत सरकार के सबसे बड़ा विधिक अधिकारी है, विधिक अधिकारी है। अब ये काम क्या करता है भैया? विधि संबंधी मुद्दों पर सलाह देता है सरकार को। विधि संबंधी कोई भी मुद्दा होगा तो सलाह देगा भारत सरकार को। और तीसरा इसका काम क्या है? तीसरे इसकी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह संसद की कार्यवाही में तो बैठता है, संसद की कार्यवाही में ये भाग लेगा, लेकिन मतदान नहीं करेगा। लेकिन मतदान क्या करेगा? नहीं करेगा मित्रों। यहीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि भारत सरकार का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी कौन है? अटॉर्नी जनरल। इसका क्या काम है? तो भारत सरकार को समय समय पर सलाह देना। और तीसरा, यह संसद की कार्यवाही में तो भाग लेता है लेकिन मतदान नहीं करता है। अब यह एक समझने की विधिक संबंधी सलाह क्या है। अब ये विधिक संबंधी सलाह, जैसे मान लीजिए भारत सरकार पर कोई रीट दाखिल की जाती है सुप्रीम कोर्ट में, तो यह अधिकारी भारत सरकार का पक्ष रखता है। मतलब ये वकील होता है जो सरकार का बचाव करता है कोर्ट में, और जरूरत पड़ने पर यदि सरकार चाहे और उसे सलाह मांगे विधि संबंधी तो वह सलाह भी उपलब्ध कराता है। अब यही काम राज्य में महाधिवक्ता करता है। जैसे हमने कहा महान्यायवादी भारत सरकार का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी है, तो महाधिवक्ता राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है। जैसे यह विधि संबंधी सलाह भारत सरकार को देता है, ठीक उसी तरह से महाधिवक्ता विधि संबंधी सलाह राज्य सरकार को देता है। जिस तरह से महान्यायवादी
संसद की कार्यवाही में भाग तो लेता है लेकिन मतदान नहीं करता है, ठीक उसी तरह से महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में भाग तो लेगा लेकिन मतदान नहीं करेगा। ये मित्रों छोटा सा कंपैरिजन है, यही कार्य संबंधी कार्य और इनके अधिकार है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जहां तक मेरी समझ है आपको बात ठीक से समझ में आ गई होगी। यह वीडियो छोटा जरूर है लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहा है कि इसमें सारी चीजें दे दी जाए जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहीं से आप क्वेश्चन हल करेंगे, आपसे हल कराएंगे तो यहीं से सारे लगभग क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है मित्रों, आगे वीडियो में हम मिलते हैं, विधान परिषद पे चर्चा होगी। विधान परिषद एक टॉपिक छूट गया था। मित्रों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है मित्रों।